और बता दें आपको, पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 206 सीटों पर जीत हासिल करते हुए डबल सेंचुरी लगाई है और वहीं टीएमसी 83 सीटों पर सिमट गई है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से ज्यादा मतों के अंतर से हराया। ममता बनर्जी ने इन परिणामों पर जनादेश लूटने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय भाषण में घोषणा की कि बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी भयमुक्त बंगाल बनाएगी और गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का राज होगा, क्योंकि लोकतंत्र उनके रगों में दौड़ता है। तो देखिए, जिस तरह से बंगाल में ऐतिहासिक जीत हुई है, पीएम मोदी ने यहाँ पर बड़ी बातें भी कही हैं और एक तरह से इतिहास बीजेपी ने यहाँ पर रच दिया है। गूंज रही है जय जयकार, मोदी के नाम की हुंकार। दिल्ली से बंगाल तक सियासत मोदीमय है। एक अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय दिव्य आभा मंडल, जिसके आलोक में उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से बीजेपी जगमगा रही है। जो नामुमकिन लग रहा था वो साकार हो रहा है। एक नया इतिहास, सालों की कोशिशों के बाद आखिरकार मिली है मंजिल। पूरा बंगाल भगवा में रंगा नजर आ रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है। बूढ़े, बच्चे, महिला, युवक ढाक की थाप पर थिरक रहे हैं। बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर नई उड़ान भरने को तैयार है। 15 सालों से बंगाल में कायम ममता युग का अवसान हो चुका है और हर बार की तरह इस बार भी मोदी ने वो कर दिखाया है जिसे सियासी पंडित सिर्फ हवाबाजी करार दे रहे थे। लेकिन कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक ऐसा नाम जो जमीन से जुड़ा है, जो आम आदमी के दिलो दिमाग पर राज करता है। तभी तो वो सड़क पर झालमुड़ी खाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। मोदी एक ऐसा नाम जिसने बंगाल में भगवा लहरा कर ये साबित कर दिया, नीति, नियत और रणनीति सही हो तो हर संकल्प की शिव सिद्धि होती है। तभी तो बंगाल में रचा गया है अभूतपूर्व इतिहास। और अब मां माटी मानुष की जगह मां माटी मानुष और मोदी गूंज रहा है। मोदी जिनके हृदय में बसता है भारत, और भारत का वो हर शख्स जिसकी आंखों में बदलाव के ख्वाब पल रहे हैं, जो अपने अरमानों को पंख देना चाहता है। उनकी उम्मीदों का आसमान है मोदी, उसकी हर सपनों की उड़ान है मोदी। तभी तो यदा कदा यत्र तत्र सर्वत्र मोदी ही मोदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, बंगाल की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जीत ऐतिहासिक है। गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल गया है और ये दिन ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। भारत के लोकतंत्र के साथ संविधान की जीत है। जनता ने दिखाया हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बंगाल में 93% वोटिंग होना ऐतिहासिक। पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं। कहा, मां गंगा के आशीर्वाद से मैंने बंगाल जीता। नितिन नबीन का मार्गदर्शन जीत में बहुमूल्य रहा और अब गंगा से गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। श्यामा प्रसाद जी की आत्मा को शांति मिली होगी। पीएम मोदी ने ये सब बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को जबरदस्त जनादेश दिया है। तो ये मोदी की लहर और बंगाल में जिस तरह से भगवा की बयान रही, टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। मोदी मैजिक का पंच यहां पर दिखाई दिया और ऐसे में पीएम मोदी ने बड़ी बातें कही हैं, जिसमें कि नितिन नबीन का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही साथ श्यामा प्रसाद जी को भी याद किया कि आज श्यामा प्रसाद जी की आत्मा को शांति मिली होगी। जनता ने बीजेपी को जबरदस्त जनादेश दिया है।
आज का ये दिवस कई मायनों में खास है, विशेष है। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है। ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर। साथियों, मैं बंगाल की जनता का, असम की जनता का, पुडुचेरी की जनता का, तमिलनाडु और केरलम की जनता का आज आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। तो बंगाल में जश्न का माहौल है। बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिखाया इन 15 सालों में जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, और ऐसे में 20 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि आखिर पूरा बंगाल दीदी की विदाई से किस तरह से खुश होकर झूम रहा है। ये तस्वीरें 20 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बंगाल में किस तरह से खुशी का माहौल है ये दिखाया जा रहा है। पूरा बंगाल दीदी की विदाई से खुश है, झूमते हुए लोग दिख रहे हैं। बीजेपी के आगमन के लिए बाहें खोलकर वेलकम किया जा रहा है। तो लेटेस्ट रुझानों के मुताबिक जिस तरह से हमने देखा, बीजेपी को ये जादुई आंकड़ा मिला, और ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी ने अपना जीत का परचम फहराया है, बहुत मेहनत, बहुत कोशिशों के बाद शायद ये दिन आया है। उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण के मेदिनीपुर तक हर तरफ भगवा परचम लहरा रहा है। तो बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार और हिंसा के खिलाफ अपना जनादेश दे दिया, और ऐसा लगा कि जैसे पूरा बंगाल अब भगवा में हो चुका है। ये 20 तस्वीरें हैं जहां पर कहीं जश्न मनता हुआ दिखाई दिया, कहीं झालमुड़ी बटती हुई दिखाई दे रही है, रंग अबीर उड़ाते हुए यहाँ पर कार्यकर्ता दिख रहे हैं। तस्वीर 1 से लेकर तस्वीर 6 तक, इन तस्वीरों पर अब अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा ये जश्न का माहौल है। ये बंगाल की जीत का जश्न है, गुब्बारे उड़ाकर, मिठाइयां खिलाकर, झालमुड़ी खिलाकर, और क्रेडिट जाता है प्रधानमंत्री मोदी को। उनके जिस तरह से कटआउट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस जीत का श्रेय, इस जीत का सेहरा पीएम मोदी के सर बंधा है, और ये मोदी मैजिक है जो एक बार फिर से काम करता हुआ दिखाई दिया। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। ये बड़ी खबर है, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी चुनाव हारी। सुवेंदु ने बड़े ही अंतर से यहाँ पर ममता बनर्जी को हराया है। तो सुवेंदु ने ममता को 15,114 वोटों से यहाँ पर हराया। भवानीपुर में ममता से जीते सुवेंदु अधिकारी। तो यहाँ पर भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को मैदान छोड़कर जाना पड़ा है, क्योंकि सुवेंदु अधिकारी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, और एक तरह से ममता बनर्जी पूरी तरह से यहाँ पर आश्वस्त थी कि उन्हें जीत मिलेगी भवानीपुर सीट से, इसलिए इस सीट को हाई प्रोफाइल कहा जा रहा था। लेकिन सुवेंदु ने बड़े अंतर से ममता बनर्जी को हरा दिया। सुवेंदु अधिकारी पहले नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात दे चुके हैं, अब भवानीपुर में मात दी गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि जहां जहां ममता बनर्जी जाने की कोशिश भी करेंगी वहां सुवेंदु अधिकारी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, और एक बड़ी जीत, बड़े अंतर से जीत यहां पर सुवेंदु अधिकारी ने हासिल की है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल जिस तरह से भगवा में हो गया है, अब आगे किस तरह की चुनौती है, कैसे काम किया जाएगा, बंगाल की जनता ने जो भरोसा दिया है उस पर किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से खरी उतर पाएगी, इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। आर के मिश्रा जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, विश्वजीत घोष जी जुड़े, टीएमसी के नेता सत्येंद्र सिंह जी पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुशील कुमार तिवारी हमारे संवाददाता पंकज राय, और साथ ही रजनीश शर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुक कर लेते हैं सबसे पहले सुशील जी का। सुशील जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा माहौल इस वक्त भगवा में बन चुका है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस बात की उम्मीद भी नहीं लग रही थी वो भी होता हुआ दिखाई दिया है, और शायद एक तरह से चुनौती था ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाना, लेकिन बीजेपी ने तो बम्पर जीत हासिल कर ली यहाँ पर।
बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है बंगाल में, क्योंकि बंगाल की जनता 15 सालों से ममता के राज से बेहद परेशान थी, क्योंकि जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे कहीं ना कहीं जनता को परेशान करते थे, तमाम योजनाओं को लागू नहीं होने देते थे, उससे जनता बेहद खफा थी। जनता ने बिल्कुल जनादेश दिया है मोदी जी को। और अगर बात की जाए बीजेपी की ऐसा नहीं बीजेपी तुरंत जीत गई और सत्ता में आ गई, ऐसा नहीं। 2014 लोकसभा चुनाव से तैयारियां शुरू हो गई थी, मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे थे, और उसके बाद 2016 का चुनाव जब आया, विधानसभा चुनाव, उसमें अच्छा वोट परसेंटेज लिया, 10% वोट आया, और उसके बाद 2021 में 40% तक वोट पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तैयारी थी बीजेपी की, बहुत ही स्ट्रांग तैयारी थी, मोदी जी का मार्गदर्शन था, और मोदी जी लगातार बंगाल को फतेह करने के लिए प्रयासरत थे। उनको लगता था कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका सपना पूरा हो और कम से कम बंगाल में सरकार बीजेपी की आ जाए। तो ये धीरे धीरे करते करते आज पूरा बंगाल फतेह कर लिया है। और मोदी जी ने यह भी कहा, माँ गंगा का मुझे आशीर्वाद मिला है। अगर बात की जाए गंगोत्री से लेके बंगाल तक, वहां तक लगातार अब जो शासन है वो बीजेपी का है। और अंग भंग और कलिंग, एक बात ये भी मोदी जी ने कही है, क्योंकि जो आसाम एक सांस्कृतिक और आर्थिक नगरी इसी तरीके से बंगाल को भी माना जाता है, और इसी तरह उड़ीसा को माना जाता है सांस्कृतिक नगरी और आर्थिक नगरी। तो इन पर अगर देखा जाए, जब तक इन पर सत्ता का कब्जा नहीं होगा, तब तक देश विकास के रास्ते में कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। तो ऐसे में ये जो तीनों प्रदेश अब बीजेपी के पास में है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ऐसे में अगर देखा जाए, ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ थी। उनको लगता था कि इतनी बिल्कुल, और शायद उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहीं उन्हें मात देता हुआ भी नजर आया। जिस तरह से भवानीपुर सीट को वो हार चुकी हैं। आर के मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी पंकज भी जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन पहले आर के मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। आर के जी, देखिए बहुत बड़ी जीत है, प्रचंड जीत इसे हम कहेंगे, और ऐसे में अब जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी बनती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरह से जनादेश किया है, अच्छा एक चीज जीत का मैं जरूर इस चीज को कहूंगा, जो कि ये जीत आसान नहीं था। जैसे हमारे अभी मित्र ने कहा अभी, जो कि ये जीत आसान नहीं था, निश्चित तौर पर ये जीत आसान नहीं था, क्योंकि हमने जिस तरह से संगठन के ऊपर में काम किया, हमने जनता के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश की, ये सारी चीजें ये पूरे 10 से 15 साल के दरमियान हुई है। और जब हम 2016 के अंदर में 3 सीट पर थे और 2021 के अंदर में 77, यानी 2600% का जिस तरह से इजाफा हमने किया, उसी तरह से 2026 के अंदर में तो ये निरंतर काम इसके ऊपर में होता रहा। जनता से कनेक्शन का काम होता रहा, जनता से कैसे कनेक्ट किया जाए, जनता को कैसे भरोसे में लिया जाए। जी, कभी नहीं लगा कि ममता दीदी ने अपना गढ़ इतना पुख्ता कर रखा है, इतना किले को उन्होंने ऐसा कर रखा है कि इसमें सेंध लगाना मुश्किल होगा? क्योंकि हमने देखा जब भी पंचायत चुनाव हुए या दूसरे चुनाव की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर एक तरह से हिंसा बहुत ज्यादा होती थी, बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता इस दौरान मारे भी गए थे, खून खराबा काफी हुआ। कभी ऐसा लगा कि ये चुनौती है पश्चिम बंगाल में, आखिर किस तरह से बीजेपी अपना जीत का परचम लहरा सकती है? कभी तो ऐसा लगा ही होगा, क्योंकि बाकी जो लोग देख रहे थे इन सभी खबरों को, उन्हें वाकई ऐसा लग रहा था कि ममता दीदी के गढ़ में सेंध लगाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आपका अनुमान बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैं जरूर देखता था जो कि जिस तरह से, क्योंकि हम लोगों ने भी वहां पर ग्राउंड पर काम किया है, और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी हमारा एक क्षेत्र था जहां पर हम काम कर रहे थे, जिन प्रत्याशियों के साथ काम कर रहे थे उन प्रत्याशियों की भी जीत हुई है। तो मुझे लगता है जो कि हमेशा से ही ममता दीदी का गढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे बंगाल की अगर बात करूंगा तो हर जगह चुनौतियां थी, और राजनीतिक हिंसा एक जो वहां पर एक कहते हैं जो कि एक बेसिक चीज था, चाहे वो प्रो की बात कर रहे हैं, चाहे पी की बात कर लें, चाहे वो आप मतदान से पहले की बात करें, मतदान के बाद की बात करें, चाहे गिनती से पहले की बात करें और गिनती के बाद की बात करें। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं हमें दिखाता है जो कि हमने वहां पर जनता को अपने भरोसे में लिया, और भरोसा जिस तरह से उन्होंने जताया वही जनादेश के रूप में आज हम सब देख रहे हैं। क्योंकि ये जीत आसान नहीं थी, इस चीज को हम लोग भी स्वीकार करते हैं, चुनौतियां अनेक थी, लेकिन उन चुनौतियों को पार करने के बाद जब अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि प्रधानमंत्री जी का एक ही मूल मंत्र है, जो कि आप अपने आप को जनता के बीच रखिए, जनता के बीच रह करके उनकी बातों को रखिए, उनकी बातों को सुनिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, और अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करिए। आज आप देखेंगे जिसका मैं 10 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं समय लूंगा। यहाँ पर दिल्ली के अंदर में एसआईआर हो रही है, और एसआईआर का जो कर्मचारी है, वो कर्मचारी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है जो कि कर्मचारी कहीं ना कहीं नगण्य हो,
लेकिन जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो हर जगह, हर घर, हर क्षेत्र में जाकर के एसआईआर के ऊपर में काम कर रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि जनता का कनेक्शन ऐसे ही बनता है, बिल्कुल जैसे पश्चिम बिल्कुल, और बंगाल शायद जनता का भरोसा ही है जो कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम पहले से रूबरू करा देते हैं। जिस तरह से यहाँ पर देखिए 2011 से लगातार यहाँ पर जिस तरह से कोशिश की जा रही थी और ऐसे में मोदी लहर की बात की जा रही है। भवानीपुर सीट जीतने पर शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पर बयान दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, भवानीपुर सीट जीतने पर बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, ये हिंदुत्व की लहर है। लोगों से बहुत ज्यादा समर्थन मिला है। बंगाल की जनता और पीएम मोदी की जीत है ये। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से बड़ा बयान है, ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था और मुसलमानों का एक वोट हमें नहीं मिला, ये भी शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बहुत बढ़िया बधाई, बहुत सबको बधाई। ये बंगाल की जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। बहुत बढ़िया बधाई, बहुत सबको बधाई। ये बंगाल की जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है। तो देखिए मोदी जी का जीत है और ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है। पंकज देखिए नामुमकिन था वैसे, अगर भवानीपुर सीट की हम बात करें तो कम से कम ममता बनर्जी को जिस तरह से यहाँ के लोगों ने नकार दिया है, ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो लेकिन ममता बनर्जी जीत जाएंगी, लेकिन ये हार बहुत बड़ा सबक है उनके लिए। जी बिल्कुल गीतू, अगर देखा जाए तो ये बनाम बदलाव की राजनीति थी और उसका चुनाव था। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर देखा जाए तो इसमें जिस तरह से अभी शुभेंदु अधिकारी बोले हैं कि ये बंगाल की जनता की जीत है, तो उस जनता के बीच में जो इनके कार्यकर्ता थे वो कार्यकर्ता किस मुद्दे को कितना भुनाए कि लोग पब्लिक उस मुद्दे पर खरी उतरी और कहीं न कहीं एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर देखा जाए तो पहली बार सरकार बनी और इसके पीछे अगर देखा जाए तो तमाम, चाहे मोदी जी की बात किया जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए, तमाम जो नेता हैं वो साफ तौर पर एक ही संदेश देते हैं कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं की मेहनत है। तो कार्यकर्ता जो मुद्दा था उस मुद्दे को बंगाल की जनता के बीच कैसे ले गए, किस तरह से बताएं, किस तरह से समझाएं कि आज उसका असर अगर देखा जाए वोट प्रतिशत जो पड़ा है गीतू, लगातार अगर देखा जाए तो अब की बार 92% वोटिंग पड़ी थी, जो कि अपने आप में एक प्रचंड वोटिंग है। ये इसका भी असर था कि कहीं न कहीं कोलकाता में बदलाव देखा जा सकता है और वही हुआ। कोलकाता में बड़े स्तर पर बदलाव देखा गया। शुभेंदु अधिकारी जो लगातार अगर देखा जाए तो कई बार ममता बनर्जी को विधानसभा के चुनाव में हरा चुके हैं और आज भी वो जो नतीजा है भवानीपुर जिस तरह से सीट जो है हाईलाइटेड सीट थी उस पर भी उन्होंने जीत हासिल किया और उसके बाद भी उन्होंने वही जनता और वही कार्यकर्ता और वही मोदी जी को सराहा कि जिनके आशीर्वाद, जिनके लगन और जिनकी मेहनत के साथ आज हम यहाँ पर जीत हासिल किए हैं। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाए गीतू तो दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता जो बंगाल में कहीं न कहीं उभरे हैं और उन्होंने लगातार 2014 में जब चुनाव हुआ था उसमें या इस समय विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बूथ पर जा करके एक युवाओं को जोड़ना, बूथ में कहीं न कहीं मजबूती लाना, नीचे जमीनी स्तर पर जिस तरह से उन्होंने काम किया तो उसका कहीं न कहीं असर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पार्टी के सामने मुद्दा क्या है, किस जितने मुद्दाओं पर ये पार्टी चुनाव लड़ी है उन मुद्दा को किस तरह से खत्म किया जाए। चाहे SIR की बात हो, चाहे उसके साथ साथ वहाँ पर जिस तरह से लगातार समस्याएं थी, चाहे लॉ ऑर्डर की बात किया जाए, चाहे उसके साथ साथ जिस तरह से कई ऐसी घटनाएं कलकत्ता में हुई जो हाईलाइटेड था, उन चीज़ों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पे कवर करेगी। सबसे अहम बात ये होगी कि ये जो मुद्दा था महिला बिल वाला भी, इसका कितना असर हुआ ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जा करके हर एक चीजों को लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं। बिल्कुल, और शायद ममता बनर्जी की इमेज पंकज देखिए जिस तरह से वो एंटी विमेन होती हुई दिखाई दे रही थी, कुछ ऐसे मामले हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के भी थे जो कि ममता बनर्जी को भारी पड़ गए। इसमें संदेश खाली की बात कर ली जाए या आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात कर ली जाए, इसके अलावा और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें ममता बनर्जी ने जो रुख एक महिला के प्रति, एक बच्ची के प्रति होना चाहिए शायद वो नहीं दिखाया था। और ममता दीदी से, दीदी होने के नाते ये मामला बनता था कि कम से कम वो सिंपैथी दिखाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन मिश्रा जी ऐसा हुआ नहीं। और शायद ये भी एक वजह रही जहां पर लोग ये समझ गए कि ममता दीदी तो हैं लेकिन वो किसी भी तरह से दीदी के जो उन्हें एक पोस्ट मिली है, जो एक तमगा मिला है, उस पर खरी नहीं उतर रही है। महिला होने के नाते अगर आप महिला को ही कहेंगे, हमारी माता बहनों को कहेंगे जो कि आप 8 बजे के बाद आप सड़क पर न निकलिए, ये कौन सा चीफ मिनिस्टर होता है सुबह का? आपका कर्तव्य बन जाता है जो कि आप अपने प्रजा की रक्षा करें, लेकिन प्रजा को आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? आप
आप वहां पर सुरक्षा का कहीं ना कहीं भरोसा देते। बिल्कुल। वो सुरक्षा और का यानी ये माना जाए, मिश्रा जी आपसे जवाब मैं अभी कंटिन्यू करूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसको अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। आज शाम 4 बजे ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बड़ी खबर आ रही है। आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हार के बाद मीडिया से बात करेंगी ममता बनर्जी। तो हार के बाद बौखलाई ममता बनर्जी, और ऐसे में बीजेपी पर ममता बनर्जी का बड़ा आरोप भी लगा है। मुझे पीटा गया है, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। सीएपीएफ के लोगों ने मुझे मारा है, अनैतिक जीत, नैतिक जीत नहीं है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान है। चुनाव आयोग बीजेपी आयोग है, ममता बनर्जी के बयान है। मिश्रा जी देखिए, जिस तरह से तो हम अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भरोसा लोगों को नहीं दे पा रही हैं, बल्कि उन्हें और नसीहत दे रही है कब निकलना है कब नहीं निकलना है। बच्चियों को, बेटियों को सुरक्षित वो नहीं रख पा रही थी। और ऐसे में अब ये देखिए, इस खबर का रिएक्शन मैं आपसे ले लेती हूँ कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिया है कि उन्हें पीटा गया है, और यहाँ पर सीधे तौर पर जो सुरक्षा बल है उन्हीं पर आरोप लगा दिया कि उन्हीं के लोगों ने मुझे मारा है, नैतिक जीत है, नैतिक जीत इसे नहीं माना जाएगा। चुनाव आयोग को भी लेकर निशाना साध दिया कि बीजेपी का आयोग है। देखिए, ये बहाने तो बहुत चलेंगे गीतू, मैं इस चीज को मैं बिल्कुल नकारता हूं। ये आरोप सारे बेबुनियाद हैं। आप जब चुनाव हार रहे हैं, आपके सामने समस्याएं थी। पश्चिम बंगाल के अंदर में क्या समस्याएं हैं, जनता की क्या समस्याएं थी, आपके सामने था। लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसके ऊपर में कोई वर्कआउट नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। मुझे लगता है जो कि क्या महिला सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित करना एक मुख्यमंत्री का काम नहीं है? क्या वहां पर जिस तरह से हिंदू धार्मिक जो कार्यक्रम होते थे उसको किस तरह से आपने प्रतिबंधित करने का काम किया? क्या हर एक काम के लिए, हर एक कार्यक्रम के लिए हमें हाईकोर्ट जाना होता था? ये सारी चीजें थी वहां पर जैसे औद्योगिक पतन हुआ, औद्योगिक पतन भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है कि मैं वहां की जनता बिल्कुल कह रही है, चाहे वो रोजगार का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे औद्योगिक पतन का मामला हो, या चाहे महिला सुरक्षा की बात हो। किसी चीज के ऊपर में किसी विषय को सुनिश्चित नहीं करना, ये मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा फेल्योर था। और मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जो जनता थी वो जन आक्रोशित थी, और ये जन आक्रोश कहीं ना कहीं इस मतदान के माध्यम से उनको जो अधिकार मिला हुआ है संविधान के अंदर में, उन माध्यम से उन्होंने इस चीज का जवाब दिया। मुझे लगता है इससे अच्छा जवाब कुछ नहीं हो सकता। ममता दीदी को स्वयं मंथन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उन्होंने बहुत करी, ईवीएम के ऊपर में उन्होंने फोड़ा, बिल्कुल। और ये गंभीर आरोप तो मिश्रा जी लगाए, लेकिन ममता बनर्जी खुद क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, जरा ये भी सुन लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन और लेंगे। ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी हम लिए घुसा था, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ एश्योर्ड मी they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. तो देखिए सुशील जी, ये बड़े आरोप लगाए ममता बनर्जी ने, और हार की भूमिका तो खैर पहले ही तैयार कर ली गई थी, जमीन तैयार कर ली गई थी स्ट्रांग रूम को लेकर कि यहाँ पर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और अब ये नया आरोप कि उन्हें पीटा गया है, मारा गया है, और एक तरह से फिर से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा दिए हैं। बिल्कुल गीतू, कहीं ना कहीं जो बौखलाई हुई है ममता बनर्जी, उनको लगता है कि बहुत बड़ी हार हुई है, और इसको लेके उनके अंदर जो एक वेदना है, कष्ट है, क्योंकि वो लगातार 15 साल से मुख्यमंत्री थी। उनको लगता था मैं मुख्यमंत्री पद से हटूंगी नहीं और जनता मेरे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन मोदी जी ने काम किया, जनता से अपने को कनेक्ट किया, झालमुड़ी खाई उन्होंने, और बाकायदे कल अगर देखा जाए जब वो पहुंचे हैं संबोधन करने जनता के बीच में, तो बाकायदे बंगाल के परिधान में थे, बंगाली बाबू बने हुए थे वो, उसी तरह की धोती कुर्ता संस्कृति से जुड़ रहे थे। तो मोदी जी की निगाह भी बहुत बड़ी है, निगाह उनकी ये माना जा रहा है कि जो अगला चुनाव है 2029 का लोकसभा का, उसमें मोदी जी की निगाह है। 42 सीटें हैं लोकसभा की, तो इन 42 सीटों को कहीं ना कहीं वहां की जनता से कनेक्ट कर रहे हैं वो, और जनता के साथ में इस वक्त अगर देखा जाए पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं। और एक बात और है, उन्होंने ये भी कहा है कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग होगी मुख्यमंत्री की, उसमें हम लोग आयुष्मान योजना को पारित कर देंगे, लागू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए लगातार विकास के कार्यों को करने की योजना बना रहे हैं, और क्योंकि मोदी जी ने एक बाकायदे प्लानिंग बनाई हुई है, अब उनका टारगेट है
जी। 2029 में 42 लोकसभा की सीटों को पूरा जीत लिया जाए ठीक है। और लोकसभा में मजबूत अपने को किया जाए। इसीलिए वो लगातार बंगाल के बारे में सोच रहे हैं, बंगाल की संस्कृति को कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बिल्कुल। कनेक्ट भी कर रहे हैं। ये बहुत खूबी है मोदी जी में। जी, मोदी और जी आसाम गए, वहां के हमारे टी साथ गार्डन्स सुशील जी सत्येंद्र सिंह जी भी जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इनका भी हम रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे भी हम समझना चाहेंगे, भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की हार बहुत मायने रखती है। लोगों को क्या कुछ लगता है ममता बनर्जी को लेकर, ये भी बताती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बड़े अंतर से जीत हासिल की शुभेंदु अधिकारी ने। आखिर बंगाल की जनता क्या त्रस्त हो गई थी ममता बनर्जी से? जी बिल्कुल। जिस तरह से ममता बनर्जी का हिंदुत्व के प्रति रुख रहा, जैसे कई जो है दुर्गा पूजा के समारोह में एक गाना बड़ा चर्चित चला था, जो सयानी घोष ने भी कहा भी था कि दिल में काबा आंख में मदीना करके, इस तरह से। तो इस तरह का जो एक अपीजमेंट था, उसके खिलाफ एक स्ट्रांग अगर कोई प्रतिरोध कर रहा था बीजेपी में लोकल लेवल पे, वो शुभेंदु अधिकारी थी। एक जो उग्र हिंदुत्व का फेस, मतलब उग्र उस तरह नहीं किया हिंसा का, लेकिन एक जो आक्रामक हिंदुत्व, जो मतलब अब सहेगा नहीं, उस हिंदुत्व का फेस बनकर जो है शुभेंदु अधिकारी लगातार रहे। और मैं तो बहुत मतलब शुभेंदु अधिकारी का माइक्रो मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह ही कि बूथ हम शुरू में हारेंगे, उसके बाद जो है हम जो है उसके बाद कवर कर लेंगे शाम तक, और हुआ भी वही जो उस व्यक्ति ने सुबह कहा। तो ये शुभेंदु अधिकारी एक अलग तरह का व्यक्तित्व है। पूरे बंगाल चुनाव में लगातार जमीन पे संघर्ष करने वाला, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भले चुनाव के समय आया, लेकिन जमीन पर शुभेंदु अधिकारी हर एक कार्यकर्ता जिसके साथ अत्याचार या अन्याय होता था, वहां पर उस खड़े हुए दिखाई पड़ते थे। और ये निस्संदेह जो है शुभेंदु अधिकारी एक अलग लाइन पर, जैसे जय श्री राम का नारा इधर कुछ धीमा पड़ा था हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, लेकिन बंगाल के चुनाव में भाजपा के कोर वोटर ने फिर अपना एक रुख जाहिर कर दिया। इसको विकास के साथ साथ हिंदुत्व की, विश्वास की भी विचारधारा की बात इसमें दिखाई पड़ती है, जो शुभेंदु अधिकारी जैसे चेहरे बार बार अच्छा, कल बौखलाहट बहुत दिख रही थी सत्येंद्र जी, हम देख रहे थे जगह जगह टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की बात कही जा रही थी। और हमारे साथ विश्वजीत घोष जी भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के नेता हैं ये। विश्वजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रिएक्शन इन्हीं से ले लेते हैं। तो विश्वजीत जी, क्या लग रहा है, हार की समीक्षा कैसे की जाएगी? कौन से ऐसे कारण रहे जहां पर ये माना जाए कि बीजेपी ने एक तरह से टीएमसी को इतने कम नंबर्स पर लाकर खड़ा कर दिया है? आवाज आ रही है विश्वजीत जी? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज हम नहीं बोल। जी, सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। आप बोलिए, आपका क्वेश्चन हम नहीं समझे। सवाल ये है विश्वजीत जी, हार हो गई है ममता बनर्जी की, टीएमसी कम सीटों पर सिमटी है, तो कैसे इस हार को देखते हैं? कहां पर कमी रह गई आखिर जनता के बीच पहुंचने में? एक मिनट। चलिए, एक बार फिर से आपका रुख कर लेंगे घोष जी, मुझे लग रहा है कि अभी आप पूरी तरह से सेटल नहीं हो पाए हैं। मिश्रा जी से और जानकारी ले लेते हैं। मिश्रा जी, देखिए, क्योंकि यहाँ पर हार की समीक्षा होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन भवानीपुर सीट को लेकर जिस तरह से हम चर्चा कर भी रहे हैं, जो बंगाल की जनता है ममता बनर्जी को अब शायद उस कदर पसंद नहीं करती है, जिसके चलते हमने ये देखा कि एक बड़े अंतर के साथ यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जीत हासिल कर चुके हैं। निश्चित तौर पर गीतू, एक चीज मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा। आपके जो जवाब है वो सवाल है, उसको जवाब को कंटिन्यू करते हुए, देखिए, जनता के अंदर में ये चीज जरूर भावना थी। जब जनता से जब रिएक्शन लिया जा रहा था, वहां पर हमने देखा जो कि किस तरह से उन्होंने कहा जो केंद्रीय योजनाएं हैं जी, वो उसका लाभ कहीं ना कहीं जनता को नहीं मिल रहा था। चाहे वो आयुष्मान योजना की बात कर ले, चाहे आवासीय योजना की बात कर ले, चाहे उज्ज्वला योजना की बात कर ले, ये सारी चीजें पश्चिम बंगाल के अंदर में जो केंद्रीय योजनाएं था उसका प्रवेश नहीं होने दिया जा रहा था। अब बताइए, केंद्रीय योजना जनता के भले के लिए होता है, उसमें राज्य सरकार उसको कहीं ना कहीं एक बाधा के रूप में जो है सो काम कर रही है। तो जनता कहीं ना कहीं अपने आप को एक ठगा महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस भरोसे और जिस अपेक्षा के साथ ममता जी को उन्होंने कुर्सी सौंपी थी, जो आशीर्वाद दिया था, वो मुझे लगता है कि उसका उन्होंने दुरुपयोग किया, उन्होंने उस चीज का गलत उपयोग किया। और ये राजनीतिक हिंसा हो, चाहे आपको योजनाओं का लाभ हो, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो बंगाल के अंदर में जो विषय था वो बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, जो ममता दीदी या तो समझ नहीं पाई, या जो कहते हैं जो कि एक शुतुरमुर्ग की तरह
उन्होंने जमीन में अपना सर रख लिया जी। और उनको ये लगा और कि इसे नहीं, आसमान तो ओवर कॉन्फिडेंस भी कहा जा सकता है मिश्रा जी, उन्हें ऐसा बिल्कुल लगा कि सही मुझे बात। कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो चीज कहना चाह रहा हूं, क्योंकि भाजपा का वहां पर जो कैडर था वो भी विश्वास नहीं जगा पा रहा था, लेकिन 15 सालों के अंदर में जिस तरह से संगठन ने वहां पर काम किया, वो काम मुझे लगता है जो कि जनता को कहीं ना कहीं भरोसे में लिया, और जनता जब भरोसा किया तो वही प्रचंड जीत के रूप में ये जन आशीर्वाद हमें मिला। और मुझे लगता है जो कि इससे हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि बंगाल का वो जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो बंगाल जो है सो औद्योगिक जो कहते हैं हब के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, उसको फिर से वापस लाना है, ये हम सबकी प्राथमिकता है। महिला सुरक्षा, माता बहनों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इन सब के ऊपर में काम होगा। और मुझे लगता है जैसे अभी आयुष्मान योजना की बात हो रही है, जो पहले ही कैबिनेट के अंदर में इस चीज की घोषणा कर दी जाएगी और वहां पर लागू कर दिया जाएगा। तो ऐसे अनेक योजनाएं हैं, मुझे लगता है जो डबल इंजन की जब सरकार जब कनेक्ट हो जाएगी तो वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में अपने आप बदलाव नजर आएगा, ये हम सब देखेंगे। बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश शर्मा भी जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए तो जिस तरह से हम देखते हैं कि बीजेपी जहां पर जीत हासिल करती है, पहले तो ये कि सीएम कौन होगा वो अभी तक साफ नहीं हो पाया, हालांकि जो बड़े दावेदारी है वो शुभेंदु अधिकारी की यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अभी देखना होगा कि कौन सीएम बनकर यहाँ पर निकलता है। लेकिन वही 100 दिनों के टारगेट की भी बात हमेशा बीजेपी के शासन में कही जाती है, तो इस बार ये जो 100 दिनों का टारगेट है उसमें क्या क्या हो सकता है पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि पूरी रणनीति तय कर ली गई होगी बीजेपी की तरफ से। देखिए, सबसे बड़ी बात है गीतू, इस पूरे मामले में जब बीजेपी जीती है, इसमें दो चीज़ें मुझे लगता है सबसे पहले जो है वो लागू की जाएंगी और उन पे सबसे पहले अमल किया जाएगा। पहला आयुष्मान योजना जो है उसे लागू किया जाएगा, जिसे ममता बनर्जी ने लंबे समय से बंगाल में लागू नहीं होने दिया। पहले आयुष्मान योजना लागू की जाएगी, उसके बाद महिला जो सुरक्षा की जो भावना है वो पैदा की जाएगी और कानून का राज कायम करने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले ये दो चीज जो काम है, रजनीश, आप बने रहिए, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें। भवानीपुर में ममता की हार पर अमित शाह का बयान, बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार पर अमित शाह ने बयान दिया है। भवानीपुर की जनता को सलाम किया है अमित शाह ने। तो जनादेश ने साफ संदेश दे दिया है, अमित शाह ने कहा जनादेश ने साफ संदेश दे दिया है, अराजक शासक का ऐसा ही हर्ष होता है। अमित शाह की तरफ से बड़ी बात कही गई है, उन्होंने कहा भवानीपुर की जनता को सलाम, जनादेश ने साफ संदेश दे दिया है, अराजक शासक का ऐसा ही हर्ष होता है। और शायद इस बात का अंदाजा ममता बनर्जी नहीं लगा रही थी यहाँ पर, जिस तरह से रजनीश देखा जाए कि उन्हें उम्मीद नहीं होगी, बिल्कुल उन्हें ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भवानीपुर सीट भी वो हार जाएंगी। देखिए तो दो तीन बातें मैं आपको बड़ी बताता हूं जो ममता बनर्जी की हार के सबसे बड़े कारण के रूप में साबित हुए। पहला, जहां तक भवानीपुर सीट की बात है, अगर भवानीपुर सीट के वोटर्स के समीकरण आप समझे तो वहां पे 42% वोटर्स जो है वो जो है बंगाली हिंदू हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो तकरीबन 34% जो वोटर हैं वो गैर बंगाली हिंदू हैं और 25% वोटर्स ऐसे हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में जो गैर बंगाली जो हिंदू थे और बंगाली हिंदू वोटर्स थे, उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर यकीन किया और बीजेपी को वोट किया, जिसके चलते ममता बनर्जी को भवानीपुर से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ममता बनर्जी जो बंगाल हारी है उसके पीछे कई कारण हैं। पहले आरजीकर अस्पताल का आपको याद होगा कि आरजीकर अस्पताल में जो चीजें हुई थी उससे पूरा देश उबल गया था। शुरुआती दौर में आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज में जो कांड हुआ था उसे दबाने की कोशिश की गई, उसे हल्का करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा था इसीलिए यह भी साबित हुआ था कि आरजीकर मेडिकल जो कॉलेज के जो लोग हैं उनका जो सत्ताधारी जो पक्ष है, जो टीएमसी की जो सरकार थी, वहां पर अच्छी साठगांठ है, इसीलिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया उसके बाद खुद ममता बनर्जी को एक जो है पदयात्रा निकालनी पड़ी और उसका अगुवाई करनी पड़ी। लेकिन जब तक ममता बनर्जी ने इस चीज को समझा कि यह मामला दबाने वाला नहीं है या हल्का करने वाला नहीं है, तब तक लोगों में रोष फैल चुका था।
इसके अलावा शिक्षक भर्ती घोटाले की, जहां तक आपको याद होगा कि 25,000 शिक्षक जो भर्ती घोटाला था वो बंगाल में हुआ, जिसे बंगाल की हाई कोर्ट ने जिसे जो है वो जो रद्द किया, उसका सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले को कायम रखा। ये एक मामला था। इसके अलावा जो अगर पूरी नेक्सस की अगर बात कर लिया तो जिस तरीके से टीएमसी का नेक्सस था पूरा, उसको लेकर लोगों में रोष था, जो महिला सुरक्षा की भावना थी उसको लेकर रोष था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो ममता बनर्जी की हार के कारण बने, और ममता बनर्जी बिल्कुल, और ममता बनर्जी की तानाशाही उन पर भारी पड़ गई। जनता से कनेक्ट होती, उनकी सुनती, उनके लिए कुछ करती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता कि अपनी सीट भी उन्हें ना खोनी पड़ती। यहाँ पर सत्येंद्र जी, ये इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात जो बने हुए हैं, जो माहौल बना हुआ है, ममता बनर्जी को आखिर कभी एहसास हुआ ही नहीं कि वो क्या कर रही हैं। क्या उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं, या उन्हें अपने टीएमसी के जो नेता, गुंडे नेता जिन्हें कह सकते हैं, उन पर इतना भरोसा हो गया था कि कुछ भी हो जाए मैं जीत तो जाऊंगी ही? जी बिल्कुल, उनका जन सरोकारों से एकदम कट चुकी थी। उनका सारी ऊर्जा जो है अपनी जो है केंद्र सरकार से किसी तरह से लड़ाई करना और ये दिखाना वहां की जनता को कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। और इधर ये आखिरी जो तीसरा, जो इसके पहले चुनाव में ममता बनर्जी की जीत ने उन्हें अहंकार की चरम पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया था। उन्हें लगा कि हमें कोई हराने वाला नहीं है, और इसलिए जो है उन्होंने अपनी सत्ता लोकल गुंडों को सौंप दी थी, जिसमें उनके भतीजे भी थे, अन्य लोग थे, और पूरी सत्ता पे जो है उन्हीं का नियंत्रण था। और ममता बनर्जी केवल एक चेहरा थी केंद्र के विरोध में, प्रतिरोध में, अपने को एक केंद्रीय नेतृत्व के रूप में स्थापित करने के लिए इंडिया गठबंधन में लगी रही। लिहाजा उनके नीचे से बंगाल कब खिसक गया उन्हें पता ही नहीं चला, और उसका खामियाजा ध्यान सिर्फ यही था किस तरह से यहाँ पर पहुंचा के जो सवाल पूछ रहे हैं लोग, उनके मुंह दबाए जाए, उनके जवाब ना दिए जाए, और क्या कुछ लड़कियों को शिक्षा दी जाए, और एक तरह से उन्हें ये बताया जाए कि 8 बजे के बाहर वो बाहर ना निकले। हमारे साथ एक बार फिर से विश्वजीत घोष जी भी जुड़ गए हैं। घोष जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी सर कि ये बताइए, एक सेकंड रुकिएगा, पहले मेरा सवाल विश्वजीत घोष जी से रहेगा, उसके बाद मेरे संवाददाता रजनीश के पास एक अपडेट है। तो देखिए घोष सर, जिस तरह से आप ये लगातार सवाल का जवाब देने की कोशिश भी कर रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ पर अब हार की समीक्षा होनी चाहिए। आखिर कहाँ पर कमी रह गई? बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को क्यों नकार दिया, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास आवाज नहीं आ रहा है आपकी। घोष जी, चलिए ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की, और शायद जवाब भी ना हो आपका इसके पास, ये भी हम कह सकते हैं। रजनीश के पास रुक कर लेते हैं, उनके पास एक अपडेट है। रजनीश को और इंडिया डेली के दर्शकों को जो मैंने ममता बनर्जी के हार के कारण बताया, जिसके चलते बंगाल उनके नीचे से कब खिसक गया ये उनको पता नहीं चला। इसमें एक कारण और था। आपको याद होगा कि जब ईडी छापेमारी के लिए बंगाल पहुंची थी तो खुद ममता बनर्जी उस छापेमारी वाली जगह पहुंची थी, और वहां से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और जो फाइलें थी वो खुद लेकर जाती हुई साफ तौर पे दिखाई दी थी। तो ये एक मैसेज भी गया था कि जो लोग घोटालेबाज हैं, या जो लोग जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, या वो लोग जो लोगों की जो मेहनत की कमाई को हड़पते हैं या 2 नंबरी काम करते हैं, कोयला घोटाला की बात कर ली जाए या कोयले का अवैध जो है वो आयात निर्यात की बात कर ली जाए, उन लोगों को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी जो है वो मुतरी थी। और आपको याद होगा ममता बनर्जी के साथ साथ जो बंगाल पुलिस के बड़े अधिकारी थे वो भी वहां पर मौजूद थे, और ईडी की छापेमारी में उन्होंने अड़ंगा डाला था, और साफ ये विजुअल्स पूरे देश ने देखे थे कि किस तरीके से ममता बनर्जी आरोपियों के घर से फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के साथ काम में बाधा डालती हुई सीएम ममता बनर्जी उस वक्त नजर आई थी, और शायद किसी को ये रास नहीं आया कि एक सीएम होने के नाते वो इस तरह के काम कैसे कर सकते। बने रहिएगा हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, खबर जहां पर नितिन नवीन कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में सीआर पार्क पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष। तो बंगाल में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है, ऐतिहासिक सफलता मिली है, और इसका शुक्रगुजार होने के लिए भगवान के दर्शन करने पहुंचेंगे नितिन नवीन। नितिन नवीन कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे, थोड़ी ही देर में सीआर पार्क पहुंचेंगे बीजेपी के अध्यक्ष, और एक बड़ी जीत है ये बीजेपी को, जिस तरह से ऐतिहासिक सफलता मिली है, ऐसे में अब कालीबाड़ी मंदिर पहुंचेंगे।
नितिन नबीन, जो जानकारी सामने आ रही है। मिश्रा जी, यहाँ पर ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि घोष जी तो हमारे साथ है भी नहीं, सुन भी नहीं पा रहे हैं वो हमें, लेकिन जवाब भी शायद उनके पास नहीं होगा इस सवाल का, क्योंकि जिस तरह से एक तरह से उनका जो एक अंदाज जो होता है ना तानाशाह नेता का, तानाशाह शासक का, वो ममता बनर्जी का यहाँ पर दिख रहा था, और उनके आगे पीछे जो चल रहे थे वो भी इसी फॉर्मेट में काम कर रहे थे, तो शायद अब जवाब बनता भी नहीं होगा उनके पास। ये तो देखिए, यहाँ पर एग्रेसिव पॉलिटिक्स बहुत का ऐसा नेचर होता है जो कि एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और मुझे लगता है कि ये खराब भी नहीं। लेकिन एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते करते आप कम से कम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा तो करेंगे, क्योंकि आप जिस पद पर बैठी हुई हैं उस पद की गरिमा का तो ख्याल रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे, आईपैक वाला जो मामला था, उसमें मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप होना एक बहुत बड़ी लोकतंत्र का और संविधान के अंदर में कहते हैं हस्तक्षेप करने का एक बहुत बड़ा वहां पर उदाहरण था, और ये देश की जनता देख रही थी, प्रदेश की जनता देख रही थी। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो केंद्रीय एजेंसियों के मामले में हस्तक्षेप करे और ऐसे फाइल लेकर के निकल जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के निकल जाए। आपने देखा जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर में जजों को बंधक बनाया गया। आपने देखा होगा किस तरह से टीएमसी के गुंडे राजनीतिक हिंसा करते थे और राजनीतिक संरक्षण मिलता था उनको। ये सब सारी चीजें पश्चिम बंगाल के अंदर में। और देखिए, एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूं, जब औद्योगिक पतन हो रहा था, इसमें 15 सालों से ममता जी ने कौन सा ऐसा उद्योग लगा दिया वहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर में। हमेशा से ही केंद्र सरकार के साथ उन्होंने एक 36 का आंकड़ा रखा, जबकि प्रदेश की सरकार ऐसी होती है जो केंद्र के साथ ताल से ताल मिला करके जो अनेक योजनाएं हैं वो अपनी जनता के लिए लागू करवाती है अपने प्रदेशों में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। और यही एक जन आक्रोश की भावना ऐसे भड़की, जो मुझे लगता है जो कि ये आज का जो स्थिति है, जो आज ममता जी अपने सीट को भी नहीं बचा पाई एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते करते, कब जनता के से उन्होंने एग्रेसिव होना शुरू कर दिया ये उनको खुद भी नहीं पता। तो मुझे लगता है जो कि इस तरह से सबक हर एक नेता को लेनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं जो चलिए ठीक है, आज हम सत्ता में आए हैं, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, लेकिन हमें भी इस चीज को आगे भी ऐसे निरंतर इसके ऊपर में काम करना है, जनता को कनेक्ट करके रखना है, जनता के भरोसे के ऊपर में खड़े उतरना है, जनता की अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरना है। ये सारा काम पश्चिम बंगाल के अंदर में होना है। भय से भरोसा, और कहते हैं जो कि बदले की बात नहीं बदलाव की बात अगर हम करें तो मुझे लगता है बेहतर हो। बिल्कुल, और उम्मीद भी बहुत है लोगों को कि अब बंगाल में कोई बदलाव आएगा, और चुनौतियां भी रहने वाली हैं आपकी पार्टी के सामने। सत्येंद्र जी, इस बात को भी समझना जरूरी होगा कि देखिए, जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें एक भी मुसलमान वोट नहीं मिला है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और जैसा कि हमारे संवाददाता रजनीश जी ने बताया, मेरे सहयोगी रजनीश ने बताया कि यहाँ पर कुछ वोटर्स ऐसे थे जो कि गैर हिंदू थे, कुछ हिंदू थे, लेकिन जो मुस्लिम वोटर्स थे उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। यानी कि जो एकजुटता है हिंदू वोटर्स की या गैर हिंदू वोटर्स की, वो ज्यादा यहाँ पर दिखाई दी है, जिसके चलते ये जीत जो है बीजेपी के लिए बम्पर जीत बनी है। जी, शुवेंदु अधिकारी जी ने जो अपनी चुनावी जनसभा में भी योगी जी का जिस तरह से पैर छुआ और जिस तरह से उस राजनीति को स्वीकार किया होगा हिंदुत्व की, जिस तरह से हेमंता बिस्व शर्मा कहते थे कि मुझे वोट नहीं चाहिए, तो मतलब उन्होंने एक स्ट्रेट लाइन खींची है बीजेपी की कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि तीन चुनावों से लगातार अगर इस जीत को आप देखेंगे कितने असंख्य कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ क्या क्या नहीं हुआ, तो उन कार्यकर्ताओं को जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स नहीं चाहिए थी कि कोई जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपना भाई खोया, जिसने जो अंग भंग हुआ है, जिसने महिलाओं की अस्मिता खोई हो अपने घर की, वो इस तरह की सॉफ्ट नहीं चाहिए। तो उसे शुवेंदु अधिकारी जैसा ही एक लीडर चाहिए था, और वो शुवेंदु अधिकारी ने इसीलिए लगातार उस लाइन को बनाए रखा, और चुनाव जीतने के बाद भी उनके में कोई बदलाव नहीं आया है। जो उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले या चुनाव शुरू होने से पहले कहा था, उसी लाइन पे रहे। और अब सत्येंद्र जी देखना होगा कि आपको चुनौती बीजेपी के सामने रहती है और बंगाल में किस तरह से बदलाव की लहर दिखाई देती है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वहीं बंगाल की धरती पर पीएम मोदी का झालमुड़ी खाना बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ। जानकार मानते हैं कि पीएम मोदी ने वोटिंग से पहले झालमुड़ी वाला दांव चलकर बीजेपी को सत्ता में लाने और टीएमसी को सत्ता से बाहर करने का रास्ता तय कर दिया, और इसके बाद बीजेपी ने जीत के जश्न में मिठाइयों के साथ साथ बंगाल की झालमुड़ी को भी शामिल कर लिया। बंगाल जीतने पर देश भर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। देखिए रिपोर्ट।
अपना झालमुड़ी खिलाओ। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी का स्वाद चखकर बंगाल की राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी। बदलाव के इस बयान के बाद ममता दीदी सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी खाकर जश्न मना रही है। बंगाल में कमल खिलने के बाद झालमुड़ी अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं बल्कि सियासी पहचान बन गई है। बंगाल जीतकर बीजेपी ने दो इतिहास बनाए हैं, पहला बंगाल में कमल खिलाकर और दूसरा मिठाई के साथ साथ झालमुड़ी को जश्न में शामिल कर। चुनावी माहौल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झालमुड़ी साझा करना आम जनता से जुड़ने का एक नया तरीका बन गया है। चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाकर नया चुनावी ट्रेंड सेट कर दिया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक समीकरण बदलने और ममता बनर्जी के किले के ढहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता बीजेपी मुख्यालय पर नमो झालमुड़ी पार्टी करते हुए दिखाई दी। बंगाल जीतने की खुशी में एक और जलेबी छंती दिखाई दी, तो वहीं दूसरी ओर काउंटर पर नमो झालमुड़ी का नाश्ता कराया गया। इससे इतना तो साफ हो गया कि पीएम मोदी का झालमुड़ी फैक्टर बंगाल में जादू कर गया, इसलिए बीजेपी के जश्न में झालमुड़ी को भी अच्छी खासी तवज्जो दी गई। पश्चिम बंगाल के नतीजों के छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर जश्न मनाया। भिलाई के सुपोला में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। सभी कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर बीजेपी की जीत को सेलिब्रेट किया। बंगाल की इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर झालमुड़ी और रसगुल्ले बांटकर जश्न मनाया। बंगाल में जीत का जश्न श्रीनगर बीजेपी कार्यालय के बाहर पटाखों और मिठाइयों के साथ ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिठाई बांटकर जीत की खुशी साझा की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंत्रियों के साथ मिलकर जीत का जश्न जयपुर में मनाया। पटना में बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और भगवा रंग के साथ उत्सव मनाया। झारखंड रांची में कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को जनता के जनादेश और सुशासन की जीत बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इसे बंगाल में सरकार बदलने का निर्णायक मोड़ बताया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर नृत्य किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के नारों से माहौल गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने इस जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व की नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक बताया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में बीजेपी के लिए जीत दर्ज करना कितना जरूरी था। असल में बीजेपी बंगाल को जीतने के लिए कई दशकों से जुटी थी, लेकिन इस बार की जीत ने उस इंतजार पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए जीत का जश्न मनाना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।